हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27 के सिविक्स के प्रश्न देखेंगे, जहां पर प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 40। आपको बता दूं कि नागरिक शास्त्र से एग्ज़ाम में 5 नंबर आएंगे, जो कि आपके इसी क्लास से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे तो उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और जो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न कि हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था। तो बात यहाँ लागू होने की आई, अंगीकृत करने की नहीं आई है। तो कहेंगे 26 जनवरी 1950। बात अगर अंगीकृत का लिखा होता तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। बात यहाँ स्थायी की हो रही तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई पूछा जाता अस्थाई तो कहते सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। क्या कहेंगे तो कहेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथे का। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि भारतीय संविधान में वर्तमान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जब बात वर्तमान की आएगी तो कहेंगे 6, और जब कहेंगे मूल संविधान की बात जब हो जाएगी मूल संविधान की तो कहेंगे 7। ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो छठे का आंसर देखना है। क्या छठे का आंसर क्या हो जाएगा सी, 86वें संविधान संशोधन। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी बात होगी। मौलिक कर्तव्य की कुल कितनी संख्या है। बात वर्तमान में कही गई है तो 11 कहेंगे। कितनी 11। जब कुछ ना लिखा हो तो वर्तमान ही मान के चलेंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संगठन होता है। तो कहेंगे ग्राम पंचायत। क्या होगा तो ग्राम पंचायत। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 9 का आंसर कहेंगे 21 वर्ष, यानी प्रधान बनने की आयु 21 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि क्षेत्र पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है, जिसे विकास खंड अधिकारी भी कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो कहेंगे बीडीओ। क्या कहेंगे बीडीओ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि हमारे देश में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। यानी पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार कितने आयु से है। तो कहेंगे 18 वर्ष से। आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। अगला प्रश्न कि नागरीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में किसका गठन होता है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा कहेंगे ऑप्शन सी नगर निगम। क्या कहेंगे नगर निगम कहेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि नगर निगम के निर्वाचित सर्वोच्च प्रशासनिक अध्यक्ष यानी प्रमुख को क्या कहा जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा कहेंगे मेयर, महापौर। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक। क्या हो जाएगा पुलिस अधीक्षक। 15 नंबर देखेंगे कि जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। बात यहाँ अंगों की गई है तो कहेंगे 3 अंग होते हैं। अगर यहाँ सदन की बात होती तो अगर सदन पूछा जाता कितने सदन तो कहते 2 सदन, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। तो कहेंगे लोकसभा को। किसे कहेंगे लोकसभा को। 18वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए।
तो कहेंगे 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनना हो या फिर प्रधानमंत्री बनने की आयु दोनों ही एक ही है, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर कि संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता? कहेंगे राज्यसभा। और अगर अस्थायी पूछा जाता तो लोकसभा। अगर पूछा जाता कौन सा सदन भंग हो जाता है तो कहेंगे लोकसभा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के बारे में बात की गई तो 6 वर्ष। अगर लोकसभा होता तो 5 वर्ष लगाते। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का पदेन उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति अध्यक्ष होता है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कहेंगे 12। याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति। तुरंत याद कर लीजिएगा, नहीं पता है, ठीक है। बात के लिए नहीं छोड़ना है। पेपर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, 1 नवंबर को पेपर हो जाएगा आप सभी का। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ राष्ट्रपति की बात आ गई तो कहेंगे 35 वर्ष। कितनी आयु? तो 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यहाँ होना चाहिए मंत्री परिषद, क्या है? मंत्री परिषद। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन संभालते हुए चलेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान या देश का शासन चलाने वाला मुख्य कार्यकारी कौन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? कहेंगे प्रधानमंत्री। अगर वास्तविक या नाम यहाँ वास्तविक बोला गया ना तो प्रधानमंत्री, और नाम मात्र होता तो राष्ट्रपति लगाते। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तथा इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो उत्तर प्रदेश का न्यायालय वो प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ये बात आपको याद रखनी है। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कहेंगे राष्ट्रपति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये बात आपको याद रखनी है। कहेंगे 403। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 की कि राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जब क्या बोला गया? वास्तविक। और क्या यहाँ क्या बोला गया? राज्य। तो जब राज्य और वास्तविक हो तो क्या बोलेंगे? कहेंगे मुख्यमंत्री हो जाता। और अगर यहाँ केंद्र का बोलते तो फिर प्रधानमंत्री होता। और अगर यहाँ राज्य की वास्तविक की जगह क्या बोलते? संवैधानिक, तो राज्यपाल। इन बातों को आपको याद रखना है। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की कि हमारे देश में सूचना का अधिकार यानी कि RTI कब लागू हुआ है? तो कहेंगे वर्ष 2005। ये 2 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ये भूलना नहीं है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करने का प्रावधान दिया गया है? तो कहेंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना विश्व शांति के लिए कब की गई? 33 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? कहेंगे ए। क्या कहेंगे? 24 अक्टूबर 1945। ये आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे 10 दिसंबर। क्या कहेंगे? 10 दिसंबर कहेंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग कौन सा है जो वैश्विक धरोहर व शिक्षा संस्कृति के संरक्षण का कार्य जैसे देखता है? बताएंगे। 35वें का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि दक्षिण यानी सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 36 का आंसर सी कहेंगे, काठमांडू, जो कि नेपाल की क्या है? राजधानी हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी?
राजधानी। बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न कि संविधान में वर्णित समानता का अधिकार किस प्रकार के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक और राजनीतिक समानता। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन यानी नेम के संस्थापकों में प्रमुख भारतीय नेता कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यातायात के नियमों में लाल बत्ती का क्या संकेत है, बताएंगे। लाल बत्ती का संकेत बताएंगे तो कहेंगे रुकने का संकेत देती है। किसका? रुकने का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है जो आपके लिए HW है। प्रश्न क्या है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और रेगुलर वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, जिनका भी हम नाम भी लेते रहते हैं। तो जो भी बच्चे आंसर करेंगे अपना नाम भी साथ में जरूर लिख दीजिएगा। साथ में सभी लोग क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही क्लास बने या जैसे ही क्लास आप लाइव आ जाए आप लोग को तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बस भूगोल के 3 प्रैक्टिस सेट के बाद हम करवाने वाले हैं रीजनिंग। क्या करवाने वाले हैं? रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बस भूगोल के 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, यानी 3 क्लास के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।